गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश सैनी, पीजीटी मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोरी, डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी आपका इस प्रसारण में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था। आज हम क्रॉस प्रोडक्ट से जुड़ी हुई कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जो हमारी पहली प्रॉब्लम है ये एक्सरसाइज 10.4 से ली गई है और इस क्वेश्चन में हमें ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड बताना है। हमें गिवन है कि जो वेक्टर ए है वो i माइनस 7j प्लस 7k है और वेक्टर बी 3i माइनस 2j प्लस 2k। हमें a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड बताना है। तो मैग्नीट्यूड बताने के लिए पहले हमें क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा। यहां a क्रॉस b पहले हम फाइंड करते हैं। a क्रॉस b फाइंड करने के लिए हमने बताया था हम डिटरमिनेंट का यूज करते हैं। पहली रो में i j k लिखते हैं, दूसरी रो में जो a के कोफिशिएंट हैं i j और k के कंपोनेंट्स उनको लिखते हैं 1 माइनस 7 और 7 और तीसरी रो में b वेक्टर के कंपोनेंट 3 माइनस 2 और 2 लिखते हैं। अब इस डिटरमिनेंट को हम एक्सपेंड कर लेते हैं तो i के साथ मल्टीप्लाई होगा माइनस 14, फिर माइनस करेंगे और इनका प्रोडक्ट भी माइनस 14 है जो उसको प्लस 14 बना। उसके बाद माइनस j के साथ में मल्टीप्लाई हम करेंगे 1 इंटू 2 यानी 2 माइनस 3 इंटू 7 जो कि 21 है। फिर k के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2 k के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम माइनस 2 और माइनस करेंगे इसमें से माइनस 21 जो प्लस 21 बन जाएगा। इनको सॉल्व कर लेते हैं तो i का कोफिशिएंट तो 0 होगा, माइनस 19 इंटू माइनस तो 19j प्लस 19k, ये a क्रॉस b वेक्टर। अब हमें इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b होगा 19 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर। आप 19 का स्क्वायर अगर कॉमन लेते हैं तो 1 प्लस 1 हमें मिलेगा। रूट से बाहर जब हम निकालेंगे तो 19 रूट 2, ये a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड है। आपसे कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि किसी पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स वेक्टर ए और वेक्टर बी रिप्रेजेंट करते हैं तो आप उसका एरिया बताएं। अगर यही क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता तो हम ये बता सकते थे कि इस पैरेललोग्राम का एरिया 19 रूट 2 स्क्वायर यूनिट्स होता। अब अगला जो क्वेश्चन है उसमें हमें एक यूनिट वेक्टर बताना है जो a प्लस बी और a माइनस बी दोनों के परपेंडिकुलर है। सेकंड क्वेश्चन में हमें गिवन है कि जो वेक्टर a है 3i प्लस 2j प्लस 2k और वेक्टर b i प्लस 2j माइनस 2k। हमें एक ऐसा वेक्टर बताना है जो a प्लस बी और a माइनस बी दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर। जब हमने क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था तो उस समय हमने पढ़ा था कि अगर a और b दो वेक्टर्स एक ही प्लेन में रहते हों तो a क्रॉस b की जो डायरेक्शन होती है वो a और b
दोनों वेक्टर्स को कंटेन करने वाले प्लेन के परपेंडिकुलर होती है। तो अब मुझे एक ऐसा वेक्टर चाहिए जो a प्लस बी और a माइनस बी दोनों के परपेंडिकुलर हो और यूनिट वेक्टर हो। तो हम a प्लस बी और a माइनस बी का हम क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे। यहां पर a प्लस बी की अगर हम बात करते हैं तो a प्लस बी यहां पर है 4i प्लस 4j, और a माइनस बी अगर हम फाइंड करें तो 2i प्लस 4k। हमने a प्लस बी और a माइनस बी दोनों फाइंड कर लिए। अब मैं a प्लस बी का a माइनस बी से क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करूंगा। तो i j के हम 3 यूनिट वेक्टर्स ऊपर लिखते हैं, उसके बाद a प्लस बी के कंपोनेंट हैं 4, 4, 0 और a माइनस बी के कंपोनेंट्स हैं 2, 0, 4। इसकी वैल्यू हम फाइंड करते हैं, एक्सपेंड करते हैं। i के साथ आएगा 16 माइनस 0, माइनस j के साथ आएगा, अब ये दोनों रोज और कॉलम्स को डिलीट करेंगे तो 4 इंटू 4 यानी एक बार फिर 16 माइनस 0, और k के साथ आएगा, k के जो लाइन में रो और कॉलम आती है उनको डिलीट कर देते हैं, 4 इंटू 0 यानी 0 माइनस 8। तो यानी a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी की वैल्यू है 16i माइनस 16j। अब हम इसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर लेते हैं। तो इसका मैग्नीट्यूड होगा a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी का रूट ऑफ 16 स्क्वायर प्लस माइनस 16 का स्क्वायर, जिसे आप 16 स्क्वायर कॉमन ले लें 1 प्लस 1, तो यानी सॉल्व करने के बाद आप इसे 16 रूट 2 लिख सकते हैं। तो रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर जो होगा, यूनिट वेक्टर फाइंड करना है हमें, तो ये जो वेक्टर हमें मिला है उसको हम डिवाइड कर देते हैं 16 रूट 2 से। तो 16i माइनस 16j डिवाइड करते हैं 16 रूट 2 से। 16 आप कॉमन ले लें तो i माइनस j डिवाइडेड बाय 16 रूट 2। और अब ये यूनिट वेक्टर असल में किसी दिए हुए प्लेन के दोनों डायरेक्शंस में हो सकता है, इसलिए आप यहाँ प्लस माइनस साइन दोनों लगा सकते हैं। देखिए a प्लस बी और a माइनस बी का जब आप क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो एक वेक्टर अगर मान लो a प्लस बी और a माइनस बी दोनों इस बोर्ड के प्लेन में हैं, तो यूनिट वेक्टर एक बोर्ड से बाहर जाती हुई डायरेक्शन में भी हो सकता है और दूसरा बोर्ड की तरफ आती हुई डायरेक्शन में भी हो सकता है। दोनों में सिर्फ प्लस और माइनस का फर्क होता है। तो अगर यूनिट वेक्टर की हम बात करें तो दोनों ही यूनिट वेक्टर्स पॉसिबल हैं, i माइनस जे अपॉन रूट 2। ये प्लस में भी हो सकता है, ये माइनस में भी हो सकता है। उसके बाद आप तीसरा क्वेश्चन पढ़ें इतने, तीसरा जो क्वेश्चन है उसमें हमें गिवन है एक यूनिट वेक्टर है कि गिवन वेक्टर A इज अ यूनिट वेक्टर, और वो यूनिट वेक्टर इस प्रकार का है विच मेक्स एंगल ऑफ which make angles of pi by 4, pi by 3 with I vector, pi by 4 with j vector, and an acute angle theta with vector k
देन वी हैव टू फाइंड थीटा एंड कंपोनेंट्स ऑफ ए। दो बातें हमें ढूंढनी है कि एक तो वेक्टर ए के कंपोनेंट्स क्या होंगे और दूसरी बात ये जो एंगल है वो कितना होगा। ए हमें यूनिट वेक्टर दिया हुआ है। मान लेते हैं कि जो वेक्टर ए है उसके कंपोनेंट्स हैं a1i, a2j और a3, यानी वेक्टर ए को हम a1i प्लस a2j प्लस a3k लिख सकते हैं। हमें गिवन है कि ये जो वेक्टर है ये वेक्टर i के साथ i कैप के साथ में π/3 एंगल बनाता है। तो गिवन है एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड i इज π/3। हमने ये पढ़ा था कि अगर दो वेक्टर्स हमें दिए हुए हैं a और b और उनके बीच का एंगल थीटा है तो cos थीटा की जो वैल्यू है वो a डॉट बी अपॉन मॉडुलस ऑफ a और मॉडुलस ऑफ b का मल्टीप्लिकेशन होती है। हम इसी प्रॉपर्टी को यहाँ यूज करेंगे, इसलिए cos π/3 की वैल्यू a डॉट i कैप अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a और मैग्नीट्यूड ऑफ i। a के कंपोनेंट हैं, a को आप इस तरह से लिख सकते हैं a1i प्लस a2j प्लस a3k और इसका हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं i के साथ। और मैग्नीट्यूड ऑफ a 1 है, मैग्नीट्यूड ऑफ i आप जानते हैं यूनिट वेक्टर है 1 होगा, cos π/3 की वैल्यू 1/2। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो a1 इंटू आई डॉट आई होगा, दैट विल बी 1। तो हमें मिला 1/2 इक्वल टू a1 अपॉन 1, यानी आपको a1 मिल चुका है। आप इसे इक्वेशन नंबर 2 यूज कर लें। सिमिलरली इसी तरीके से जो वेक्टर a2 है वो j कैप के साथ में π/3 एंगल बनाता है, इसलिए हम लिख सकते हैं कि cos π/4 बराबर होगा a डॉट j कैप डिवाइडेड बाय a एंड j, मॉडुलस ऑफ j कैप एंड मॉडुलस ऑफ a। वेक्टर a हमने अभी लिखा था a1i प्लस a2j प्लस a3k, हम इसका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं j के साथ में। a का मैग्नीट्यूड 1 है क्योंकि यूनिट वेक्टर है और j भी यूनिट वेक्टर है, तो डिवाइड हमें 1 से करना है। cos π/4 की वैल्यू 1/√2। जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ एक ही कंपोनेंट मिलेगा और वो होगा a2। इसे आप इक्वेशन नंबर 3 डाल। लेकिन जो a है उसका मैग्नीट्यूड 1 है, 1 यूनिट इसलिए है कि ये यूनिट वेक्टर है, और a के मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर का स्क्वायर रूट होगा, ये मैग्नीट्यूड है। जब इसके स्क्वायर रूट की वैल्यू 1 है तो स्क्वायरिंग करने पर भी वैल्यू हमें 1 ही मिलेगी। a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा। a1 की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं 1/2 है, हम उसका स्क्वायर करेंगे। a2 की वैल्यू 1/√2 का स्क्वायर है, और फिर a3 स्क्वायर हमें फाइंड करना है। इन तीनों का सम 1 है, तो 1/4 प्लस 1/2 प्लस a3 स्क्वायर ये 1 है। तो यानी a3 स्क्वायर की अगर हम वैल्यू फाइंड करते हैं तो 1 माइनस 3/4 हमें मिलेगा, जो कि 1/4। तो a3 की वैल्यू प्लस या माइनस 1/2 कुछ हो सकती है, हो सकता है ये प्लस 1/2, हो सकता है ये माइनस 1/2, और हो सकता है दोनों पॉसिबल हो, वो अभी हम आगे पता लगाएंगे। अब हमें ये भी कहा गया था कि वेक्टर ए एक एंगल बनाता है k के साथ में जो एक्यूट है। तो एंगल बिटवीन
वेक्टर ए एंड के इज थीटा मान लेते हैं, तो कॉस थीटा होगा ए डॉट के मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ के से हम डिवाइड करें। जैसे अभी हमने पहले ए डॉट आई फाइंड करा, ए डॉट जे फाइंड करा, तो ए डॉट के अगर हम फाइंड करेंगे तो हमें मिलेगा A3। तो कॉस थीटा की, और क्योंकि ए और के दोनों का मैग्नीट्यूड 1 है तो हम कह सकते हैं कॉस थीटा A3 है। लेकिन हमें यह भी बताया गया था कि ये जो थीटा है ये एक एक्यूट एंगल है। अब ये एक्यूट एंगल होने से इतना निश्चित है कि कॉस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होगी। अब A3 की दो वैल्यूज पॉसिबल हैं, या तो ये +1/2 हो सकता है या -1/2 हो सकता है, लेकिन इस कंडीशन को देखते हुए माइनस नहीं हो सकता। तो इसलिए जो कॉस थीटा है वो +1/2 ही होगा एज थीटा इज एक्यूट। कॉस थीटा की वैल्यू 1/2 तभी होती है जब एंगल π/3 का हो। तो यानी एक काम तो हमने करा है कि थीटा हमने फाइंड कर लिया π/3 है, और अब रही वेक्टर की बात कि वेक्टर कौन सा है। तो वेक्टर ए होगा A1i, A1 हमने फाइंड कर लिया था 1/2 था, तो 1/2i, A2 था 1/√2j, और A3 जो हमने बाद में डिसाइड करा था कि पॉजिटिव साइन के साथ होगा 1/2k। तो ये है वेक्टर ए और ये एंगल है जो वेक्टर ए के की डायरेक्शन के साथ बनाता है। अब जो अगला क्वेश्चन हम ले रहे हैं, इसमें हमें प्रूव करना है कि जब भी हम a+b का और a-b का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ a क्रॉस b हमें मिलेगा। छोटा सा क्वेश्चन है कि a+b और a-b का क्रॉस प्रोडक्ट 2 टाइम्स ऑफ a क्रॉस b। पहले मैं लेफ्ट साइड लेता हूं, तो लेफ्ट साइड में a+b का हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे a-b के साथ। तो बारी बारी से हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। a का a से क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, फिर a का b से करेंगे, लेकिन माइनस साइन आएगा, माइनस ऑफ a क्रॉस b होगा। इस क्वेश्चन में थोड़ा चेंज करना है हमें दरअसल a-b को a+b से करना है। तो क्योंकि आपको बताया गया था ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है, तो इसलिए हम इस क्वेश्चन को दोबारा से शुरू कर दें। a-b का a+b से क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। पहली टर्म वही आएगी a क्रॉस a, लेकिन दूसरी जो टर्म है वहां हमें कुछ चेंज करना पड़ेगा, -b क्रॉस a। तीसरी टर्म में आप लिखेंगे a क्रॉस b, और चौथी टर्म होगी, पहली टर्म है a क्रॉस a, दूसरी टर्म है -b क्रॉस a, तीसरी टर्म है a क्रॉस b, और चौथी टर्म है -b क्रॉस b। आप जानते हैं कि जब भी हम सेम वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो ये 0 वेक्टर आता है, तो ये 0 वेक्टर होगा। और जब भी किसी क्रॉस प्रोडक्ट में ऑर्डर को चेंज करा जाता है वेक्टर्स के, तो एक नेगेटिव साइन आता है, इसे हम -a क्रॉस b लिख सकते हैं। एक टर्म और हमारे पास a क्रॉस b है, b क्रॉस b की वैल्यू 0 वेक्टर होगी। तो मेरे पास 2 टर्म बचती हैं जो a क्रॉस b वाली हैं। a क्रॉस b के साथ फिर ऐड करना है a क्रॉस b को, और इन दोनों का जो सम होगा दैट विल बी 2 टाइम्स ऑफ a क्रॉस b। और यही हमें प्रूव भी करना था कि ये राइट साइड आएगा। अब जो अगला क्वेश्चन है ये भी क्रॉस प्रोडक्ट का ही है, और इसमें हमें जो कि 5th क्वेश्चन है 2i + 6j
प्लस 27k का क्रॉस प्रोडक्ट करना है i प्लस लैम्डा जे प्लस म्यू के साथ में, और ये जीरो वेक्टर आता है। हमें लैम्डा और म्यू की वैल्यूज फाइंड करनी है कि अगर इन दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट एक जीरो वेक्टर के बराबर है तो लैम्डा और म्यू की वैल्यू क्या होंगी। हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, आई जे के लिख देते हैं, फिर कंपोनेंट पहले वेक्टर के 2, 6 और 27, दूसरे वेक्टर के 1 लैम्डा और म्यू, और ये जीरो के इक्वल, जीरो वेक्टर के इक्वल। लेफ्ट साइड की वैल्यू जब हम फाइंड करेंगे तो आई के साथ मल्टीप्लाई होगा 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा, जे के साथ मल्टीप्लाई होगा 2 म्यू माइनस 27, और के साथ मल्टीप्लाई होगा 2 लैम्डा माइनस 6। राइट साइड जीरो वेक्टर है तो आप 0 इंटू आई प्लस 0 इंटू जे प्लस 0 इंटू के लिख सकते हैं। यानी आप मान लें कि इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो तीनों जीरो हैं। दो वेक्टर्स तभी इक्वल होते हैं जब उनके कोरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स इक्वल हों। तो जो जे कंपोनेंट है, जो यहाँ पर 2 म्यू माइनस 27 विद माइनस साइन है, वो जीरो के इक्वल होना चाहिए। यानी आप ये भी कह सकते हैं कि 2 म्यू माइनस 27 जीरो के इक्वल होगा। म्यू की वैल्यू 2 म्यू 27 होगा, यानी म्यू की वैल्यू 27/2 हो जाएगी। इसी प्रकार से जो 2 लैम्डा माइनस 6 है, जो के कंपोनेंट है, वो भी जीरो के बराबर होगा। यानी 2 लैम्डा की वैल्यू 6 होगी और लैम्डा की वैल्यू 3 हो जाएगी। यही हमसे पूछा भी गया था कि म्यू की वैल्यू क्या होगी, लैम्डा की वैल्यू क्या होगी। तो दोनों वैल्यूज हम फाइंड कर चुके हैं। अगला एक छोटा सा क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारी बुक में। 6 क्वेश्चन है कि हमें दो कंडीशंस गिवन है। पहली कंडीशन है वेक्टर ए और वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट जीरो वेक्टर है, और दूसरी कंडीशन है कि ए क्रॉस बी ये भी जीरो है। तो अब आपको बताना है कि इन दोनों कंडीशन से हम वेक्टर ए और वेक्टर बी के बारे में क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। अगर हम पहली कंडीशन की बात करें, बाय कंडीशन 1 वी कैन से 3 पॉसिबिलिटीज हैं। या तो वेक्टर ए जीरो है, या वेक्टर बी जीरो वेक्टर है, या फिर वेक्टर ए परपेंडिकुलर है वेक्टर बी के। अगर दूसरी कंडीशन को अगर हम समझते हैं तो दूसरी कंडीशन से हम कह सकते हैं कि या तो वेक्टर ए जीरो है, या वेक्टर बी जीरो है, या वेक्टर ए और वेक्टर बी पैरेलल है। लेकिन कब एक साथ दो वेक्टर्स पैरेलल और परपेंडिकुलर तो नहीं हो सकते। एट द सेम टाइम वेक्टर ए और वेक्टर बी या तो पैरेलल ही हो जाएंगे या परपेंडिकुलर ही हो जाएंगे। तो ये कंडीशन एक साथ तो पॉसिबल नहीं है। तो अब यही संभावना बचती है कि या तो वेक्टर ए जीरो है या वेक्टर बी जीरो, यानी या तो ए का मैग्नीट्यूड जीरो हो गया या फिर बी का मैग्नीट्यूड जीरो होगा। और इसी वजह से हम कह सकते हैं कि ये वेक्टर जो हैं ए और बी जीरो वेक्टर है। अब इसी प्रकार से जो 7वां क्वेश्चन है वो हम आपके एक्सरसाइज के लिए छोड़ रहे हैं। 8वां क्वेश्चन भी इसी से कुछ मिलता जुलता है। और क्वेश्चन नंबर 9 अब हम लेते हैं, जहां हमें
3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 1 1 2, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 2 3 5 और सी के कोऑर्डिनेट्स हैं 1 5 5। 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है और हमें इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है। आप रफ एक स्केच ड्रा कर दें इसका। मान लेते हैं ये ABC ट्राइंगल है और हम इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना चाहते हैं। हमने प्रॉपर्टीज के बारे में जब पढ़ रहे थे क्रॉस प्रोडक्ट की, तो उस समय पढ़ा था कि अगर A और B दो वेक्टर्स किसी ट्राइंगल की दो साइड्स को रिप्रेजेंट करते हों तो उनके क्रॉस प्रोडक्ट का जो हाफ होगा मैग्नीट्यूड में, वो ट्राइंगल का एरिया होगा। यानी अगर A और B वेक्टर दो साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B। तो मुझे दो साइड्स लेनी और उनका क्रॉस प्रोडक्ट करना है। अब जब दो साइड लें तो ऐसी साइड ले लें जो एक ही पॉइंट से शुरू होती। तो मैं दो साइड्स ले लेता हूं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC की अगर हम बात करेंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC होगा हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ AB क्रॉस AC। AB क्रॉस AC का मैग्नीट्यूड। पहले हम AB फाइंड करते हैं। व्हाट इज AB? AB के बारे में आपने पढ़ा कि यहां असल में A और B के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। AB होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। तो B का पोजीशन वेक्टर है 2i + 3j + 5k और उसमें से माइनस करेंगे i + j + 2k, यानी i + 2j + 3k, ये हमें मिला है AB। इसी तरह से हम AC भी फाइंड करते हैं। AC होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, यानी i + 5j + 5k में से माइनस कर दें i + j + 2k। तो i में से i माइनस करेंगे 0, 5j में से j माइनस करते हैं 4j + 3k। तो ये आपने फाइंड करा है AC। तो अब AB और AC हमारे पास दो वेक्टर्स हो गए हैं। हम AB क्रॉस AC फाइंड करेंगे। तो AB क्रॉस AC होगा i j k, फर्स्ट रो में लिखते हैं। सेकंड रो में हम लिखेंगे 1 2 3 और थर्ड रो में लिखेंगे 0 4 और 3। अब हम करते हैं इनका क्रॉस प्रोडक्ट। i के साथ मल्टीप्लाई होगा 6, माइनस करेंगे 12 को, माइनस j के साथ मल्टीप्लाई होगा 3 - 0, k के साथ मल्टीप्लाई होगा 4 - 0, यानी -6i - 3j + 4k, ये AB क्रॉस AC की वैल्यू है। अब हम फाइंड कर लेते हैं इनका मैग्नीट्यूड। तो AB क्रॉस AC का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा √36 -6 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर यानी 9 और 4 का स्क्वायर यानी 16। तो 36 और 9 45 और 16 यानी √61। ये AB क्रॉस AC का मैग्नीट्यूड है। इसलिए एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होगा इसका 1/2 होगा। तो ये हो जाएगा 1/2 ऑफ √61 स्क्वायर यूनिट्स। तो इस तरीके से आप किसी भी ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं। और अगर आपको कभी पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करना हो तो जस्ट आप A क्रॉस B ही फाइंड करेंगे, उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। अब अगला जो क्वेश्चन है
वो हम आपकी एक्सरसाइज के लिए ही छोड़ते हैं, क्योंकि 10th वो क्वेश्चन है और उसमें आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में हमने बताया कि आपको दो एडजेसेंट वेक्टर्स जो दिए जाएं उनका आप क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर देंगे तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो जाएगा। अगला 11th क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, ए और बी दो वेक्टर्स हैं और इस तरह के वेक्टर्स हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए 3 है और मैग्नीट्यूड ऑफ बी √2/3 और ए क्रॉस बी एक यूनिट वेक्टर होगा। अगर ए क्रॉस बी यूनिट वेक्टर है तो आपको यह बताना है ए और बी के बीच का एंगल कितना है। इफ ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड 1 है तो हमें थीटा बताना है, थीटा क्या हो। हम ए क्रॉस बी के अगर मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी और साइन थीटा। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड आपको 1 गिवन है, ये इक्वल होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए यानी 3, मैग्नीट्यूड ऑफ बी है √2/3 और साइन थीटा से आपको मल्टीप्लाई कर देना। तो यानी साइन थीटा की जो वैल्यू है दैट इज 1/√2। तो इसलिए जब साइन थीटा की वैल्यू 1/√2 है तो इनके बीच का जो एंगल होगा वो π/4 होगा, क्योंकि साइन π/4 की वैल्यू 1/√2 होती है। तो प्यारे बच्चों, हमने जो क्रॉस प्रोडक्ट से जुड़े हुए क्वेश्चंस थे वो आज हमने लगभग पूरे कर लिए हैं। आप क्रॉस प्रोडक्ट के और भी क्वेश्चंस अपनी एक्सरसाइज के अलावा मिसलेनियस एक्सरसाइज से कर सकते हैं, एग्जाम्पल से कर सकते हैं। आप इनका अच्छी तरह अभ्यास करें। अगले टॉपिक में हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के साथ आपसे फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।